कहानी है बुरी संगत आजाद जीवन। दुल्हन के जोड़े में सजी रूही बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वैसे तो रूही प्राकृतिक रूप से खूबसूरत थी, परंतु आज ब्यूटी पार्लर के ब्राइडल मेकअप ने उसके चेहरे पर चार चांद लगा दिया था। किंतु उसके कमनीय चेहरे पर आकुलता थी। उसकी नजरें रिसेप्शन में आ रहे मेहमानों पर ही टिकी हुई थी। उसकी निगाहें बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। रूही को इस प्रकार परेशान देख वासु उसके हाथों को थामते हुए बोला, क्या बात है, आर यू ओके? रूही होठों पर फीकी सी मुस्कान लिए बोली, यस आई एम ओके, परंतु थोड़ी सी थकान लग रही है। ऐसा सुनते ही वासु ने कहा, पार्टी तो काफी देर तक चलेगी, तुम चाहो तो कुछ देर रूम में रिलैक्स होकर आ जाओ। वासु के ऐसा कहने पर रूही रूम में चली आई और फौरन मोबाइल फोन निकाल नंबर डायल करने लगी। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। रूही दुखी होकर वहीं सोफे पर पसर गई। उसे डॉली आंटी याद आने लगी। आज वह जो भी है, उन्हीं की वजह से है, वरना वह तो इस महानगरी में गुमनामी की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर थी। वो डॉली आंटी ही थी, जिन्होंने वक्त पर उसका हाथ थाम लिया और वह उस गर्त में जाने से बच गई। आज उसका प्यार वासु उसके साथ है। यह भी डॉली आंटी की ही देन है। पर अब तक वे आई क्यों नहीं? उन्होंने तो वादा किया था कि वे अंकल के साथ उसकी शादी में जरूर आएंगी। यही सब सोचती हुई रूही वहां पहुंच गई। अपने परिवार वालों से जिद कर वह एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने का इरादा मन में ठाने। जब अपने छोटे से शहर जौनपुर से दिल्ली आई थी, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर उसने जो देखा, उसे देख वह भौचक्की सी रह गई। यहाँ सभी लड़के लड़कियां बिना किसी पाबंदी के उन्मुक्त बिंदास अंदाज में खुलकर जीता देख रूही खुशी से उछल पड़ी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ना तो कोई किसी को रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। जैसा चाहो वैसा जियो। रूही भी अब आजाद पंछी की भांति आकाश में उड़ने को तैयार थी। वहां जौनपुर में दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उस पर बंदिशें लगाता। हर छोटी बड़ी बातों के लिए उसे अनुमति लेनी पड़ती। परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ रूही स्वयं अपनी मर्जी की मालकिन थी। वह वो सब कर सकती थी जो उसका दिल चाहता। दिल्ली में आने के पश्चात रूही अपना लक्ष्य भूल यहाँ के चकाचौंध में खो गई। वह तो अपनी रूम पार्टनर रोहिणी के संग जिंदगी के मजे लूटने लगी। रोहिणी उससे 1 साल सीनियर थी और हर मामले में स्मार्ट। रईस लड़कों को अपनी अदाओं से रिझाना, उन्हें फांसना और उनसे पैसे खर्च कराना, ये सारे हुनर उसे बखूबी आते थे। लेकिन रूही इन सब बातों से बेखबर बस रोहिणी के बोल्डनेस और उसके बिंदास जीने के अंदाज की कायल थी। रूही बिना सोचे समझे कॉलेज में दिखावा और खुद को मॉडल बताने के चक्कर में पैसे खर्च करने लगी। उसे इस बात का भी ख्याल ना रहा कि वह एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखती है, जहां पैसे हिसाब से खर्च किए जाते हैं। अपने घर की सारी परिस्थितियों से भलीभांति अवगत होने के बावजूद रूही रोहिणी के रंग में रंगने लगी। केवल अब तक वह सिगरेट और शराब से बची हुई थी, लेकिन रोहिणी को बिंदास धुआं उड़ाते, कश लगाते और पीकर लहराते देख कभी कभी उसका भी मन करता। लेकिन ना जाने कौन सी बात उसे रोक लेती। इस बार पैसे खत्म होने पर जब उसने घर पर माँ को फोन किया, तो माँ भरे कंठ से बोली, रूही देखो बेटा, हम हर महीने तुम्हें जितने पैसे भेजते हैं, तुम उसी से खर्च चलाने की कोशिश करो, अन्यथा तुम्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा। माँ और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके कहने से पहले ही रूही ने फोन काट दिया। हॉस्टल के कमरे में आई, तो उसने देखा कि रोहिणी अपना सारा सामान समेटकर कहीं जाने की तैयारी में है। यह देख रूही बोली, कहाँ जा रही हो? रोहिणी हंसते हुए अपने दोनों हाथ रूही के कंधे पर टिकाती हुई बोली, ऐश करने मेरी जान। रूही आश्चर्य से रोहिणी को देखने लगी। तभी रोहिणी धुआं उड़ाती हुई बोली, नहीं समझी मेरी मोम की भोली गुड़िया, मैं सूरज के पास जा रही हूँ। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। उसके बाप के पास बहुत माल है, उसे उड़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना, सो मैं जा रही हूँ। वैसे भी सूरज मुझ पर लट्टू है। यह सुनते ही रूही बोली, लेकिन, रोहिणी उसे बीच में ही टोकती हुई बोली, लेकिन क्या? माय स्वीट हॉट, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मान तो तू भी हॉस्टल छोड़कर किसी पीजी में रहने चली जा, फिर बिंदास रहना अपने वासु के साथ। समय पर हॉस्टल लौटने का कोई लफड़ा नहीं। अच्छा चलती हूँ, फिर मिलते हैं। कहती हुई रोहिणी झूमते हुए चली गई।
रोहिणी के हॉस्टल से चले जाने के पश्चात रूही भी कुछ दिनों में हॉस्टल छोड़ पीजी में डॉली आंटी के यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लोग डॉली आंटी के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। कोई उन्हें खड़ूस, कोई पागल, तो कोई उन्हें सीसीटीवी कहता, क्योंकि उनकी नज़रों से कुछ भी छुपना नामुमकिन था। आस पड़ोस की महिलाएं तो उनसे बात करने से भी कतराती। सब कहती कि न जाने कब ये सनकी बुढ़िया किस बात पर सनक जाए। डॉली आंटी की टोकाटाकी की वजह से कोई ज्यादा दिनों तक यहाँ टिकता भी नहीं था। लेकिन रूही का अब यहाँ रहना मजबूरी था, क्योंकि वह हॉस्टल छोड़ चुकी थी और सबसे बड़ी बात डॉली आंटी पैसे भी कम ले रही थी। यहाँ से कॉलेज की दूरी भी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बस और रिक्शा के पैसे भी बच रहे थे और साथ ही साथ डॉली आंटी के हाथों में वो जादू था कि वह जो भी खाना बनाती स्वादिष्ट और लजीज होता। उसमें बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद होता। सब ठीक था, लेकिन डॉली आंटी की टोकाटाकी और जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रूही को नागवार गुजरने लगा। वह वासु के साथ भी वैसे समय नहीं बिता पा रही थी जैसा उसने सोचा था। जब उसने वासु से इस बारे में बात की, तो वह कहने लगा, आंटी स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, वह तुम्हारा भला ही चाहती है। 1-2 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कंपनी की ओर से मुझे फ्लैट भी मिल जाएगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। फिर हम शादी कर साथ रहेंगे। वासु से यह सब सुन रूही स्तब्ध रह गई। वह तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती। वह तो बस वासु को अपनी खूबसूरती और मोहपाश के झूठे जाल में केवल पैसों के लिए बांध रखी थी, और वह भी रोहिणी के कहने पर। लेकिन अब वासु उससे शादी की सोच रहा है। यह जानकर रूही विचलित हो गई। अपसेट रूही घर पहुंची, तो उसने देखा कि डॉली आंटी और अंकल कहीं जाने की तैयारी में है। उसे देखते ही आंटी बोली, रूही बेटा, मैं और अंकल एक शादी में जा रहे हैं। कल रात तक लौटेंगे। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। रात को दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। इतना कहकर वे दोनों चले गए। परेशान रूही को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहिणी का फोन आया। रूही उसे फोन पर सारी बातें बताकर इस समस्या से बाहर निकलने का हल पूछने लगी। तो रोहिणी ने कहा, डोंट वरी डियर, आज रात मैं तेरे रूम पर आती हूँ। दोनों पार्टी करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। रूही नहीं चाहती थी कि रोहिणी आए, लेकिन वह उसे मना ना कर सकी। रोहिणी शराब, सिगरेट और 2 चीज पिज्जा लेकर पहुंची। ये सब देखकर रूही चिढ़ती हुई बोली, तू ये सब क्या लेकर आई है? आंटी को पता चल गया तो वह मुझे निकाल देगी। चल यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी आंटी तो कल रात तक लौटेंगी। कहती हुई रोहिणी एक गिलास में शराब डालती हुई धुआं उड़ाने लगी। रूही भी वासु की बातों से परेशान तो थी ही, वह भी सिगरेट सुलगाकर पीने लगी। तभी रोहिणी अपने बैग से एक छोटी सी पुड़िया निकाल कर रूही को देती हुई बोली, इसे ट्राई कर, ये जादू की पुड़िया है। इसे लेते ही तेरी सारी परेशानी उड़नछू हो जाएगी। यह सुनकर रूही ने पुड़िया खोलकर एक ही बार में ले ली। पुड़िया लेने के कुछ समय पश्चात वह बेहोश होने लगी। यह देखकर रोहिणी उसे उसी हालत में छोड़ भाग गई। जब रूही को होश आया, तो उसने स्वयं को अस्पताल के बेड पर लेटा पाया, जहां एक और डॉली आंटी डबडबाए आंखों से स्टूल पर बैठी थी और अंकल डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। रूही को होश में आया देख आंटी ने रूही का माथा चूम लिया। रूही घबराई हुई डॉली आंटी की ओर देखने लगी। तभी आंटी रूही का हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, शादी में पहुंचने के बाद मैंने रात को कई दफे तुम्हें फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी अनहोनी के भय से हम उसी वक्त घर लौट आए। यहाँ आकर देखा, तो बाहर का दरवाजा खुला था और तुम बेहोश पड़ी थी। पूरे कमरे में शराब की बोतल, सिगरेट और ड्रग्स के पैकेट पड़े थे। हम समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। फिर आंटी लंबी सांस लेते हुए बोली, तुम सब यह सोचते हो ना कि मैं इतनी खड़ूस, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हूँ? मैं ऐसी इसलिए हूँ, क्योंकि इसी ड्रग्स की वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खोया है। और मैं यह नहीं चाहती कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस वजह से खोए। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आंखों में कई सुनहरे सपने लिए बीए की पढ़ाई करने जालंधर गया था, लेकिन वहां जाकर वह बुरी संगत में पड़ ड्रग्स लेने लगा, क्योंकि वहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और हर कोई बस यही सोचता था कि हमें क्या करना। एक बार सप्ताह भर उसने कोई फोन नहीं किया। हमारे फोन लगाने पर वह फोन भी नहीं उठा रहा था। तब हम परेशान होकर उसके पास पहुंचे।
तो पता चला कि वह ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हफ्ते भर से अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। उसे देखने वाला कोई नहीं था। हम उसे उसी हालत में यहाँ ले आए, लेकिन बचा ना सके। यह सब कहती हुई डॉली आंटी फूट फूट कर रो पड़ी। रूही की आंखों के कोर में भी पानी आ गया। आंटी ने आगे बताया कि तुम भी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से बेहोश पड़ी थी। आज पूरे 2 दिन बाद तुम्हें होश आया है। यह सुनकर रूही की आंखें शर्म से झुक गईं। तभी आंटी बोली, बेटी गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। अक्लमंदी और समझदारी इसी में है कि वक्त रहते उन्हें सुधार लिया जाए। फिर आंटी मुस्कुराती हुई बोली, वासु एक अच्छा लड़का है। तुम्हें बहुत प्यार भी करता है और शायद तुम भी। वरना पिछले 1.5 साल में रोहिणी की तरह तुम भी कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी होती। वासु तुम्हें कई बार फोन कर चुका है। मैंने उससे कहा है कि तुम हमारे साथ शादी में आई हो और अभी काम में व्यस्त हो। खटखट की आवाज से रूही वर्तमान में लौट आई। दरवाजा खोलते ही डॉली आंटी और अंकल सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही रूही आंटी से लिपट कर रो पड़ी। उसे शांत कराती हुई आंटी बोली, रोते नहीं बेटा, अब तुम एक सफल इंटीरियर डिजाइनर हो। तुम सफलता के उस शिखर पर हो जहां पहुंचने का सपना लिए तुम इस महानगरी में आई थी। आज खुशी का दिन है। अब आंसू पोंछो और चलो, वासु तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।